स्वागत है आपका बुकवॉर्म्स डिलाइट में, जहां हम आपके लिए बेहतरीन किताबों के रोचक और ज्ञानवर्धक सारांश लाते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज और देश की सेवा में लगा दी। हम बात कर रहे हैं अ फुल लाइफ रिफ्लेक्शंस एट 90 किताब की, जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने लिखा है। यह किताब उनके 90 साल के अनुभवों, संघर्षों और जीवन के अहम सबक को सामने लाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जो छोटे घर में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने काम बहुत बड़े बड़े किए। यह किताब हमें ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी बताती है जो जॉर्जिया के गांव में पैदा हुए थे और बाद में वे अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। उनका नाम जिमी कार्टर था। जिमी कार्टर एक किसान और एक सामाजिक सेवक के घर पैदा हुए थे। बचपन में वे अपने खेतों में पले बढ़े और उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ भेदभाव का माहौल है। भेदभाव को खत्म करने की ख्वाहिश उनके अंदर बचपन से ही पैदा होने लगी और बाद में उन्होंने इसे खत्म करने के लिए बहुत सारे काम किए। इस किताब में हम कार्टर के सफर के बारे में जानेंगे और उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की और रास्ते में उन्हें कौन कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ी। जिमी कार्टर ने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे की? कार्टर को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? कार्टर अपना इलेक्शन दूसरी बार किस वजह से हार गए? जिमी कार्टर एक अच्छे परिवार में पैदा हुए थे। जिमी कार्टर का जन्म 1924 में दक्षिणी जॉर्जिया के मैदानों में हुआ था। उनके पिता का नाम जेम्स अर्ल कार्टर था और उनकी माता का नाम बेसी लिलियन गॉर्डी था। आर्चरी नाम के मैदानों में उनके परिवार की जमीन थी। वो जमीन जिम्मी के माता पिता ने लोगों को रहने के लिए किराए पर दे दी थी। जिम्मी के माता पिता इज्जतदार व्यक्ति थे। जिम्मी के पिता चर्च के डीकन थे जो कि शिक्षा के लिए काम करते थे। वे बहुत ही टैलेंटेड थे और लोगों की मदद करने में विश्वास करते थे। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। उनके साथ रहकर जिम्मी ने बहुत सारी चीजें सीखी। जिम्मी की मां के नर्स थी। अमेरिका में 1929 के समय हुए ग्रेट डिप्रेशन में उन्होंने लोगों की बहुत सेवा की और उसके बदले उन्हें जो भी मिलता वे उसे रख लेती थीं। वे कभी लोगों के साथ भेदभाव नहीं करती थीं। लोग उनकी सेवा के बदले उन्हें अंडे, घर के सामान देते या फिर उनके लिए काम कर देते थे। जिम्मी ने अपना बचपन खेतों में बिताया। वे अपने परिवार के साथ खेतों में कपास और मूंगफली उगाते थे और उसे अपनी साइकिल पर रखकर पास के स्टेशन और पड़ोस के गांव में बेचने जाते थे। इसके अलावा वे मिट्टी के बहुत सारे खिलौने भी बनाया करते थे। जिम्मी ने अपने पिता के साथ रहकर लोहार का काम भी सीखा। इसके अलावा वे बचपन से ही इंडस्ट्री के काम में माहिर थे। वे जूते बनाते, फर्नीचर बनाते और लोहा का काम करते थे। इसके अलावा वे घर पर बनाए गए केचप और दूध के सामान भी बेचते थे। जिम्मी ने अपना बचपन इस तरह के काम करके बिताया। कार्टर ने अपने बचपन में हर जगह भेदभाव को महसूस किया। जब कार्टर छोटे थे तब स्कूल और चर्च को नस्ल के आधार पर बांटा गया था। उस समय के अफ्रीकन अमेरिकन लोग वोट नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी घटनाएं देखी जो भेदभाव को दिखाती थीं। कार्टर के दो परिवार ही आर्चरी के गोरे परिवार थे। उनका पूरे गांव में बाकी सभी लोग अफ्रीकन अमेरिकन थे। इसलिए कार्टर के दोस्त भी ज्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन ही थे। वे अक्सर अपना समय उनके साथ बिताते। कार्टर के पिता काले लोगों की इज्जत तो करते थे, लेकिन वे भी भेदभाव में विश्वास करते थे। उस समय अगर कोई काला व्यक्ति किसी गोरे के घर में सामने के दरवाजे से घुसे तो यह ठीक नहीं माना जाता था। ऐसे में जब एक अफ्रीकन अमेरिकन बिशॉप का बेटा एल्विन जॉनसन कार्टर की मां से मिलने आता था तो कार्टर के पिता चुपचाप घर से बाहर निकल जाते थे। लेकिन कार्टर की मां ऐसी बिल्कुल भी नहीं थीं।
उन्हें यह बिल्कुल खराब नहीं लगता था कि कोई काला व्यक्ति सामने के दरवाजे से आए। वे सभी को एक समान मानती थीं। भेदभाव होना आम बात थी। कार्टर जब 14 साल के थे तब वे अपने 2 दोस्तों के साथ खेत में जा रहे थे। खेत के दरवाजे पर पहुंचते ही उसके दोनों दोस्त रुक गए और उन्होंने कार्टर को पहले अंदर जाने दिया। जब कार्टर स्कूल जाते तो उन्हें लेने के लिए एक बस आती थी जिसका नाम क्रैकर बॉक्स था। इस नाम का मतलब था गोरे लोगों को ले जाने वाला बक्सा। यह सिर्फ गोरे लोगों के लिए ही आती थी। काले लोग स्कूल पैदल जाया करते थे। क्योंकि स्कूल बहुत दूर था, इसलिए ज्यादातर लोग स्कूल नहीं जाते थे। कार्टर ने अपने करियर की शुरुआत एक नेवी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिसर से की। कार्टर के माता-पिता चाहते थे कि उसे अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वे आगे की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहे थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे उसे वेस्ट पॉइंट के नेवल एकेडमी में भेजेंगे, जहां उसे फ्री में पढ़ाया जाएगा और ग्रेजुएशन के बाद सेना में भर्ती की जाएगी। कार्टर को 2 साल की पढ़ाई के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिसर की नौकरी पर रखा गया, जहां उनका काम नए-नए इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे रेडार और हथियारों को जांचना था। इसके साथ ही कार्टर ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्हें इतिहास और लिटरेचर पढ़ना पसंद था। वे अपने क्लास के होनहार बच्चों में से एक बन गए। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने रोज़लिन स्मिथ से शादी कर ली, जो उनकी पहली जीवन साथी और उनके पॉलिटिकल कैरियर की साथी भी रहीं। उस समय कार्टर की सैलरी सिर्फ 300 थी, लेकिन उनका परिवार इसमें काम चला लेता था। वे अपने घर का फर्नीचर अपने हाथ से बनाते थे ताकि वे कुछ पैसे बचा सकें। 1948 में अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद कार्टर को एनापोलिस में जहाज़ों की नौकरी पर रखा गया। उन्हें प्रशांत महासागर के बहुत से देशों में घूमने का मौका भी मिला। इसके बाद उन्हें 2 न्यूक्लियर पावर से चलने वाले सबमरीन को बनाने के काम पर रखा गया। यह कार्टर का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इसमें भी उन्हें नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का मौका मिला। वे पास के कॉलेज में न्यूक्लियर फिजिक्स की पढ़ाई करने लगे, जिससे उन्हें अपने काम में मदद मिल सके। लेकिन किस्मत ने एक नया मोड़ लिया और उन्हें अपने खेतों में वापस जाना पड़ा। कार्टर ने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत अपने गांव से की। कार्टर ने 11 साल नेवी में नौकरी की, लेकिन उसके बाद 1953 में उनके पिता की कैंसर से मौत हो गई, जिसकी वजह से उन्हें वापस अपने गांव लौटना पड़ा। कार्टर ने फैसला किया कि अब वे अपने गांव जाकर अपने पिता की जमीन का ख्याल रखेंगे। वे अपने 3 बच्चों के साथ अपने गांव जॉर्जिया चले गए। गांव पहुंचने पर कुछ दिनों तक उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन बाद में उन्होंने खेती की, जो उनकी आमदनी का जरिया बन गई। इसके अलावा उन्होंने एक वेयरहाउस बिजनेस खोला, जहां पर गांव के सारे किसान अपना अनाज और बीज रख सकते थे। कार्टर समाज के काम में अक्सर भाग लेते थे। वे जॉर्जिया नाप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चुने गए थे। इसके अलावा वे समटर काउंटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के मेंबर भी थे। वे काले लोगों के स्कूल में जाते, जहां उन्हें पता लगा कि काले लोग अब भी पैदल चलकर स्कूल आया करते थे और गोरे लोगों से किताब मांग कर पढ़ते थे। जब कार्टर और उनकी पत्नी मेरी लेग्स का हिस्सा बने, तब उनकी मुलाकात जाने माने लोगों से होने लगी, जिससे उनकी भी जान पहचान बढ़ गई। लेकिन उनकी अच्छाई कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। कार्टर ने व्हाइट सिटीजन काउंसिल का मेंबर बनने से मना कर दिया, जो कि कुक्लक्स क्लैन से जुड़ा हुआ था। यह जॉर्जिया के गवर्नर और वहां के मंत्रियों द्वारा चलाया जाता था। जो लोग गोरे थे, सिर्फ वही इसके मेंबर बन सकते थे। इस भेदभाव की वजह से कार्टर ने इससे जुड़ने से इनकार दिया। इसकी वजह से कुछ लोग कार्टर के विरोधी हो गए। जब कार्टर छुट्टियां मनाने गए थे, तब किसी ने यह अफवाह फैला दी कि कार्टर स्कूलों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्टर को एक बार गैस स्टेशन पर सर्विस देने से मना कर दिया गया। कुछ लोगों ने उनके दरवाजे पर उनके खिलाफ शब्द भी लिखे, लेकिन कार्टर इन सब से रुकने वाले नहीं थे। भेदभाव खत्म करने की नीति की मदद से कार्टर सबसे पहले एक मंत्री बने, फिर जॉर्जिया के गवर्नर बने। कार्टर का परिवार लोकतंत्र में विश्वास करता था, जो उस समय ज्यादा लोकप्रिय नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जब स्कूल में हो रहे भेदभाव को खत्म कर दिया, तब लोग लोकतंत्र से और नफरत करने लगे।
दक्षिण में रहने वाले लोकतंत्र के सहयोगियों से नफरत की जाती थी। एक बार लोगों ने कार्टर की मां के गाड़ी पर उनके लिए गलत शब्द लिखे और उनके बच्चों को स्कूल में परेशान भी किया। कार्टर स्टेट स्कूल सी ओटम को बचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 1962 में मंत्री बनने का फैसला किया। लोगों का सपोर्ट पाने के लिए कार्टर पोस्ट कार्ड और न्यूज़पेपर बांटने लगे। वे रेडियो स्टेशन पर जाते और जहां भी उन्हें बोलने का मौका मिलता वे वहां पर बोलते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि वे जीत गए। उन्होंने जॉर्जिया साउथ वेस्टर्न जूनियर कॉलेज को एक 4 साल के इंस्टीट्यूशन में बदल दिया, जिसकी वजह से वे एक बार फिर से मंत्री पद के लिए चुने गए। अब कार्टर गवर्नर बनने का ख्वाब देखने लगे। जब खेती का समय खत्म हो गया तब वे बहुत सारे वोटर से मिलते थे और उनका परिवार लोगों के पास जाकर पैम्पलेट देते जिससे उन्हें कुछ फंड मिल सके। इलेक्शन का समय आने तक कार्टर लगभग 6 लाख लोगों से मिल चुके थे। कार्टर के अभियान का सबसे बड़ा हिस्सा भेदभाव को खत्म करना था। वे मार्टिन लूथर किंग जूनियर से मिले और उन्होंने उनके चर्च पर एक भाषण भी दिया। कार्टर 1977 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। जब कार्टर एक गवर्नर के पद पर थे तब उन्होंने फैसला किया कि वे प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़े होंगे। इसके लिए उन्होंने बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। इसकी शुरुआत उन्होंने दूसरे डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स का प्रचार करके किया। उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन के कहने पर उनके पार्टी के अभियान की जिम्मेदारी उठाई और इसके साथ ही वे प्रेसिडेंट बनने के लिए बहुत सी चीजों के बारे में सीखते रहे। 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में कार्टर को टेड कैनेडी के सपोर्ट में बोलने के लिए कहा गया। इस दौरान हंटर थॉम्पसन नाम के एक पत्रकार उनकी भेदभाव हटाने की बातों से खुश हो गए और उन्होंने बहुत सारी जगहों पर उनकी तारीफ की। 1976 में कार्टर प्रेसिडेंट बनने के लिए रेस में उतरे। उन्होंने बहुत सारे लोगों से अपनी जान पहचान बनाई। इसके अलावा उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी देश भर में घूमकर उनका नाम फैला रहे थे और उनके लिए फंड की व्यवस्था कर रहे थे। कार्टर के सपोर्टर भी घर घर जाकर उनके बारे में सबको बता रहे थे। उनके सपोर्टर को पीनट ब्रिगेड कहा गया। अभियान के अंत में कार्टर को मार्टिन लूथर किंग का सपोर्ट भी मिल गया, जिसकी वजह से उनके सपोर्टर और भी बढ़ गए। उनके सपोर्ट की मदद से कार्टर को फ्लोरिडा शहर के लोगों का सपोर्ट भी मिल गया। लोगों को यह बात अच्छी लगी कि कार्टर एक किसान है। उन्हें लगा कि क्योंकि वे एक आम आदमी की जिंदगी जी चुके हैं, वे उनकी जरूरतों को समझेंगे। उन्होंने उनका सपोर्ट करना शुरू किया और उनके लिए फंड की व्यवस्था की। उनके पास लगभग $26 मिलियन का फंड इकट्ठा हो चुका था। आखिरकार कार्टर प्रेसिडेंट बन ही गए। उन्होंने अपना खेत एक ट्रस्ट को दिया और वे वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हुए। 1971 में कार्टर इलेक्शन जीत गए, जिसकी मदद से उन्होंने अपने राज्य को सुधारने के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने जॉर्जिया के लोगों के लिए अच्छी शिक्षा और हेल्थ केयर की व्यवस्था की और एशिया और यूरोप के इन्वेस्टर को लाकर जॉर्जिया का व्यापार भी बढ़ाया। प्रेसिडेंट बनने के बाद कार्टर ने चाइना के मसले को हल किया। वर्ल्ड वार के बाद चाइना के लोगों के 2 सरकारें बनाई गई थी, कम्युनिस्ट और रिपब्लिकन। माओ के कम्युनिस्ट ने रिपब्लिकन को ताइवान के आइलैंड पर भगा दिया, जहां रिपब्लिकन ने रिपब्लिक ऑफ चाइना रॉक बना ली। दोनों पार्टियों की पहचान पूरी दुनिया में बन गई। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी अमेरिका का दुश्मन था, जिसका नतीजा यह निकला कि अमेरिका के संबंध ताइवान से गहरे होने लगे और उसने सिर्फ रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही महत्व दिया। कार्टर का मानना था कि चाइना के लोगों के लिए पीआरसी सरकार ही रहे, लेकिन इस समस्या को निपटाने के लिए उन्हें एक अच्छा रास्ता ढूंढना था। पीआरसी को पहचानने का काम प्रेसिडेंट निक्सन ने किया, लेकिन कार्टर के आने से काम की रफ्तार बढ़ गई। कार्टर इस मामले को सुलझाने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोज रहे थे। अगर कार्टर पीआरसी को सपोर्ट करते तो रॉक से खतरा बढ़ सकता था, और अगर वे रॉक को सपोर्ट करते तो पीआरसी उन पर हमला कर देता। इसलिए 1978 में कार्टर ने बीजिंग के लीडर्स से बात करने के लिए अपने कुछ काबिल लोगों को भेजा। लगभग 1 महीने के बाद कार्टर के लोगों ने कहा कि पीआरसी उनकी सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने ताइवान के मामले को शांति से सुलझाया और उनके साथ 1 साल की डील किया, जिसके हिसाब से 1 साल के बाद वे रॉक को रक्षा के हथियार बेच सकते थे।
इसके बाद वाइस प्रीमियर डेंग जियाओपिंग अमेरिका गए और उन्होंने 30 साल से चल रहे झगड़े को सुलझाने के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट पर साइन किया। इस घटना के बाद कार्टर का नाम ऊंचा हो गया। कार्टर इसराइल और इजिप्ट के बीच शांति लाने में कामयाब रहे। कार्टर ने फैसला किया था कि वे दुनिया में शांति फैलाने का काम करेंगे। इसके लिए वे अक्सर कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। उन्होंने इसराइल और उसके पड़ोसी देशों में शांति फैलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसके बारे में सोचने को तैयार नहीं था। इस पर कार्टर की पत्नी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे लोगों से पार्टी में बात ना करके किसी शांत जगह जैसे कैंप डेविड का इस्तेमाल करें, जहां यह समझौता आसानी से हो सके। उनकी बात मानकर कार्टर ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर एल सादत और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर मेनाचेम बेगिन को कैंप डेविड में बुलाया ताकि वे शांति के समझौते पर काम कर सकें। सितंबर के महीने में कार्टर ने उन दोनों को बुलाया। 13 दिन तक वे इस पर काम करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वे दोनों लोग बात बात पर एक दूसरे से लड़ते रहते और एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते थे। 11 दिन के बाद अनवर अल सादत ने कार्टर से कहा कि उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिया जाए जिससे वे अपने देश वापस जा सकें, लेकिन कार्टर ने उन्हें किसी तरह रोक लिया। 2 दिन तक मामला नहीं सुलझा। जेरूसालेम के स्टेटस पर फैसला करना और इसराइल वालों को इजिप्ट से निकालने का फैसला अब भी रुका हुआ था। एक दिन बेगिन ने कार्टर से कहा कि वे तीनों अपने पोतों को कुछ तोहफा देना चाहते हैं। अगर कार्टर तीनों लीडर्स की फोटो पर साइन कर देते तो वे उस फोटो को उन्हें दे देते। इस पर कार्टर के सेक्रेटरी ने चुपके से इसराइल फोन किया और उनके पोतों का नाम पता किया। फिर कार्टर ने उस नाम को फोटो पर लिख दिया। इससे बेगिन बहुत खुश हुए और उन्होंने समझौते पर काम करने को कहा। इसके बाद उन लोगों ने दोनों देशों में शांति लाई। प्रेसिडेंट के पद से हटने के बाद कार्टर एक प्रोफेसर और लेखक बन गए। 1980 में अमेरिका के कुछ नागरिकों को ईरान की सेना ने बंदी बना लिया। जब बातचीत से उन्हें आज़ाद नहीं किया जा सका तब कार्टर ने अपने कुछ सैनिकों को उन्हें लेकर आने के लिए भेजा। यह मिशन पूरी तरह से नाकामयाब रहा। उनके भेजे गए 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। जब फिर से इलेक्शन हुए तब कार्टर ने विरोधी टेड कैनेडी और रॉबर्ट रीगन थे। उन लोगों ने कार्टर की इस नाकामयाबी का फायदा उठाया और इसका नतीजा यह हुआ कि कार्टर चुनाव हार गए। कार्टर के बाद रॉबर्ट रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जब कार्टर का समय खत्म हुआ तब वे वापस मैदानों में आ गए। उन्हें पता नहीं था कि अब उन्हें क्या करना है। उनके पास एमोरी यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव आया कि वे स्टूडेंट्स को अपने टॉपिक्स पर लेक्चर दें। कार्टर ने लोगों को साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय बातों और दूसरी चीजों पर लेक्चर देना शुरू किया। इसके साथ ही कार्टर एक लेखक भी हैं। वे अपने परिवार को अपनी किताबों के जरिए सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अब तक 28 किताबें लिखी हैं। उनकी एन आवर बिफोर डेलाइट को 2002 में पुलित्जर प्राइज मिला। उसी साल उन्हें शांति स्थापित करने के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। इसके अलावा उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच भी पब्लिश की जो बाकी किताबों से ज्यादा बिकी। 1980 में चुनाव हारने के बाद भी कार्टर ने दुनिया के लिए काम करना नहीं छोड़ा। वे अब अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीना चाहते हैं। कार्टर और उनकी पत्नी रोज़ेलिन ने दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए कार्टर सेंटर की स्थापना की। जब कार्टर प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे तभी से कार्टर सेंटर का बनना शुरू हो गया था। एक रात कार्टर उठे और उन्होंने अपनी पत्नी रोज़ेलिन को फोन लगाया और कहा कि वे कैंप डेविड जैसी कोई जगह बनाना चाहते हैं जहां पर दुनिया भर में चल रही परेशानियों को शांति से सुलझाया जा सके। हालांकि कार्टर सेंटर यह काम नहीं करता, लेकिन वहां पर वातावरण, शिक्षा, लोकतंत्र और सेहत को लेकर बहुत सारे काम किए गए हैं। कार्टर ने अपना काम 80 देशों में फैला दिया है। वहां पर 180 स्टाफ मेंबर हैं, सैकड़ों एक्सपर्ट और हजारों कर्मचारी काम करते हैं। जल्दी में ही कार्टर सेंटर ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में फैल रही घातक बीमारियों से निपटने के लिए भी काम किया। उन्होंने मलेरिया जैसी 5 बीमारियों से निपटने का काम किया जिससे हर साल लाखों लोगों की मौत हो रही थी। उन्होंने लोगों को इससे बचने के लिए सामान भी सप्लाई किया।
इसके अलावा कार्टर ने लोकतंत्र के इलेक्शन को जांचने का काम भी किया। वे अपने कुछ लोगों को आम नागरिकों के बीच भेजकर यह पता करते हैं कि क्या नागरिकों को लगता है कि चुनाव ईमानदारी से हो रहे हैं। अमेरिका के अलावा उन्होंने इजिप्ट, निकारागुआ, पेरू, हाइती और बहुत सारे देशों के चुनावों की जांच भी की। अब कार्टर अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कुल मिलाकर जिम्मी कार्टर शुरुआत से ही लोगों की सेवा करते आए हैं। उन्होंने एक मंत्री के पद पर रहकर शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसके अलावा उन्होंने भेदभाव को खत्म करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। वे 1977 से 1981 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। प्रेसिडेंट के पद से हटने के बाद भी उन्होंने समाज की सेवा के लिए बहुत से काम किए। तो दोस्तों, यह थी अ फुल लाइफ रिफ्लेक्शंस एट 90 किताब की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें जीवन में संघर्ष, सेवा और सच्ची सफलता का अर्थ सिखाती है। उम्मीद है कि आपको यह सारांश पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा किस बात से मिली, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही शानदार किताबों के सारांश लाते रहें। फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।